गॉलिस्टिक्स के इंग्लिश पीवाईक्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। 5 September, Shift 3. पहला है The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains an error. If she exercises daily, she would remain energetic and fit forever. तो देखो, ये तुम्हारा कंडीशनल सेंटेंस है और कंडीशनल में भी टाइप 1 है, यानी फर्स्ट कंडीशनल। इसमें क्या होता है कि तुम्हें एक निश्चित तुम्हारा एक दिया रहता है शर्त, जो तुम करोगे तो तुम्हारे पास एक निश्चित परिणाम होगा, यानी ये तुम करोगे तो ये होगा ही। तो इसका जो तुम्हारा बनता है स्ट्रक्चर, तो जो कंडीशनल वाला सेंटेंस होता है जिसमें इफ लगा होता है उसे हम सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं, और जो मेन क्लॉज होता है उसमें हम विल का यूज करते हैं, ना कि वुड का। यहाँ हो जाएगा शी विल, क्योंकि ये निश्चित है कि तुम अगर ये करते हो तो ये होगा ही। अगर वो रोज एक्सरसाइज करती है तो वो एनर्जेटिक और फिट हमेशा रहेगी। इसके लिए हम शी विल का यूज करेंगे। यहाँ पे शी वुड गलत लिखा हुआ है, शी विल रहना चाहिए। The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. The teacher will never give you punishment if you will come on time. तो फिर वही बात है कि टीचर तुम्हें कभी भी पनिशमेंट नहीं देगा अगर तुम टाइम पे आओ। तो इफ यू कम ऑन टाइम, ना कि इफ यू विल, क्योंकि ये तुम्हारा जो कंडीशनल सेंटेंस, इस कंडीशनल में जो है, जो तुम्हारा कंडीशनल क्लॉज है जो इफ के साथ लग रहा है, उसमें तुम सिंपल प्रेजेंट का यूज करोगे। यहाँ पे इफ यू कम ऑन टाइम होना चाहिए, इसलिए तुम्हारा ये सेगमेंट गलत है, इफ यू होना चाहिए। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। तो देखो, विद हार्ड वर्क, कमिटमेंट एंड प्रॉपर गाइडेंस, शिवाराम हैज बिकम अ IAS ऑफिसर। तो IAS कैसे शुरू हो रहा है? आई से, आ करके शुरू हो रहा है, यानी कि एक वॉवेल साउंड कर रहा है। तो इसके लिए हम एन आर्टिकल का यूज करेंगे, ना कि अ। इसलिए तुम्हारा ये सेगमेंट गलत है, एन IAS ऑफिसर होना चाहिए। पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस। Select the option that contains an error. A owl is a bird. तो यहाँ पे शुरुआत में ही गलती कर दिया, a owl is a bird बोल रहा है। owl आ से शुरू हो रहा है, यानी वोवल साउंड कर रहा है, तो इसलिए हम ए के जगह एन आर्टिकल का यूज करेंगे। होना चाहिए एन owl is a bird, इसलिए तुम्हारा ये सेगमेंट गलत है। अब कंप्रहेंशन पैसेज है 2 स्लाइड्स में। अब क्वेश्चन देख लो, चलो अब बनाया जाए। Romantic poetry is a literary movement that emerged in the late 18th century and continued through the mid-19th century. It is blank by an emphasis on emotion, imagination and individualism. तो ये क्या, ये तीनों तुम्हारा क्या बता रहा है? क्या हो जाएगा? कैरेक्टराइजिंग, कैरेक्टर, देखो कैरेक्टराइज तो बता रहा है, ये तो समझ में आ गया, इसकी विशेषता बता रहा है, लेकिन इसका कौन सा वर्जन तुम यूज करोगे? ये तुम देख सकते हो कि पैसिव वॉइस में लिखा जा रहा है कि इट इज ब्लैंक बाय। इसके लिए हम V3 का यूज करेंगे। It is characterized by an emphasis on emotion, imagination and individualism. Next देखते हैं, romantic poets sought to express their innermost thoughts and feeling through their poetry, often exploring blanks such as love, beauty and mortality. तो देखो यहाँ पर तुम्हारा ये जो रोमांटिक पोएट्स है वो किन किन चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हैं? लव, ब्यूटी और मोर्टेलिटी। तो ये चीजें क्या है तो देख लेते हैं। आर्गुमेंट्स, कंसर्न्स, प्रॉब्लम्स या थीम्स। तो ये चीजें थीम्स है। थीम्स का मतलब हो गया यहाँ पर सॉर्ट ऑफ विषय वस्तु, विचार टाइप का, इसलिए हम थीम यूज करेंगे। आर्गुमेंट मतलब होता है तर्क, कंसर्न मतलब चिंता और प्रॉब्लम मतलब समस्याएं। तो ये तीनों नहीं होना चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, वन ऑफ द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ रोमांटिक पोएट्री इज इट्स यूज ऑफ लैंग्वेज एंड इमेजरी टू इवोक पावरफुल इमोशंस इन द रीडर। मेनी रोमांटिक पोएट्स सच एज विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कॉलरिज ब्लैंक दैट पोएट्री शुड बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? देखो शुरुआत से तुमको दिख रहा है इमर्ज्ड इन द, यानी कि तुम्हारा पास्ट का सेंस दे रहा है। तो ये चीजें क्या करती है, ये लोग जो भी तुम्हारा करते होंगे वर्ब के रूप में जो भी आएगा उसका V2 यूज करेंगे। देख लेते हैं, कुड बिलीव, बिलीव, बिलीव्ड या विल बिलीव। तो बिलीव्ड हो जाएगा, जैसा मैंने बताया V2 यूज करेंगे तो हो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कॉलरिज बिलीव्ड दैट पोएट्री शुड बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल रादर देन इन लॉफ्टी फॉर्मल लैंग्वेज ऑफ द पास्ट। इसलिए यहाँ पे बिलीव्ड हो जाएगा। They also incorporated vivid descriptions of nature and natural world into their poetry, using it as a source of inspiration and spiritual renewal. Blank important aspect of romantic poetry is its focus on the individual and the subjective experience. तो देख रहे हो शुरुआत से जो है इसके एस्पेक्ट्स बताए जा रहे हैं, तो अब यहाँ पे एक दूसरा एस्पेक्ट बता रहा है। तो देख लेते हैं क्या होगा, मोस्टली अनदर, फार्दर या एडिशनल। तो अनदर हो जाएगा कि इसका एक दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है, क्योंकि शुरुआत से एस्पेक्ट ही बताया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, एस्पेक्ट मतलब आयाम होता है। उसके बाद हो जाएगा, रोमांटिक पोएट्स बिलीव्ड दैट ईच पर्सन्स बिलीव ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड वाज यूनिक एंड वैल्यूएबल
and sought to capture this individuality in their writing. This led to a greater emphasis on personal expression and introspection in poetry, blank a rejection of the traditional poetic forms and structures of the past. तो क्या बोल रहा है, दिस लेड टू अ ग्रेटर एम्फेसिस ऑन पर्सनल एक्सप्रेशन, यानी कि ये जो है क्या कर रहा है, एक ग्रेटर एम्फेसाइज कर रहा है किस चीज को, पर्सनल एक्सप्रेशन को, यानी तुम्हारा व्यक्तिगत अभिव्यक्ति, और इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन मतलब होता है आत्मनिरीक्षण कर सकते हो उसको, आत्मनिरीक्षण इन पोइट्री, ब्लैंक रिजेक्शन। तो तुम्हारा एक यहाँ पर जो है, एक पहले तुम्हारा बता दिया प्रभाव या परिणाम, एक परिणाम यहाँ बता दिया, दूसरा परिणाम बता रहा है रिजेक्शन ऑन द ट्रेडिशनल पोएटिक फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ द पास्ट। तो दूसरा तुम्हारा यहाँ पे बता रहा है परिणाम, तो दो परिणाम बता रहा है, बीच में इसको जोड़ने का काम कर रहा है। तो वेयर एज बट देयरफॉर एज वेल एज। तो देखो भले ही नेक्स्ट वाला जो है रिजेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल पोएटिक फॉर्म्स, यानी कि तुम्हारा जो ट्रेडिशनल पारंपरिक काव्य रूप है उनकी अस्वीकृति कर रहा है, ये भले ही तुम्हारा नेगेटिव साउंड कर रहा है, लेकिन ये पहले वाले के अपोजिट नहीं है, इसलिए हम एज वेल एज यूज करेंगे कि ये दो परिणामों को जोड़ रहा है। यहाँ पे अगर मान लो अपोजिट साउंड करता तब हम वेयर एज यूज करते, कि जबकि, जैसे जबकि जब यूज करते हैं जब दो तथ्य जुड़ रहे हो लेकिन दोनों के जो विचार है वो दोनों विपरीत हो। उसके बाद बट का भी हम वैसे यूज करते हैं विरोधाभास व्यक्त करने के लिए, और देयरफॉर को हम इसलिए की तरह यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर देयरफॉर नहीं होगा, एज वेल एज ज्यादा सुटेबल है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, कॉमिकल। तो कॉमिकल मतलब होता है जो हंसी मजाक वगैरह करे, जैसे तुमने कॉमिक्स भी देखे हो, जैसे एक रवि गुप्ता हो गया, फिर एक क्या नाम है उसका, एक छोटे बाल वाला है ना जो ब्रोकोड वाले बियर का एड वगैरह करता है, तो एक वो हो गया। तो देखो इसका तुम्हारा एंटोनिम पूछ रहा है, तो जो हंसी वाला ना हो वो हो जाएगा ट्रेजिक। ट्रेजिक मतलब होता है दुखद, यानी बहुत ही शोक से भरा हुआ, तो कॉमिकल का उल्टा यही हो जाएगा। रेमेडियल मतलब होता है उपचार से संबंधित, रेमेडी जो होता है उपचार, उससे संबंधित हो गया ये। रेबेलियस का मतलब विद्रोही, और फार्सिकल मतलब हास्यास्पद मजाकिया टाइप आदमी। Select the most appropriate option that can substitute the underlined words in the following sentence. If you do work hard, you will have the expected results. अगर तुम मेहनत करते हो तो तुम्हें expected results मिलेंगे, तो तुम्हें इसे substitute करना है। तो expected result मतलब हुआ कि जो तुम परिणाम अपेक्षा कर रहे हो, जिसकी तुम उम्मीद कर रहे हो, इसका तुम्हारा हो जाएगा desired result, क्योंकि जो तुम उम्मीद कर रहे हो, देखो expect मतलब हो गया उम्मीद करना, और desire का मतलब हो गया जिसकी तुम कामना करते हो, जो परिणाम आप चाहते हैं। तो लेकिन देखो फिर भी दोनों में एक डिफरेंस जरूर है, जैसे कि एक्सपेक्टेड में जो है ना नेगेटिव भी हो सकता है। मान लो तो एग्जाम देके आए और उसके बाद तुम बोल रहे हो कि मेरे एक्सपेक्ट है कि ये उतना अच्छा नहीं गया तो ज्यादा नंबर नहीं आएंगे, तो वो तुम्हारा एक्सपेक्टेशन है कि तुम उम्मीद कर रहे हो, उम्मीद क्या कर रहे हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अपेक्षा है तुम्हारी कि मैं अच्छा नहीं लिखा हूं तो अच्छा नंबर नहीं आएंगे, तो ये एक एक्सपेक्टेशन हो गया। लेकिन डिजायर्ड वो होता है कि हमेशा तुम पॉजिटिव ही रहोगे, जिसकी तुम कामना करते हो। तो एक्सपेक्टेड पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन डिजायर्ड हमेशा पॉजिटिव ही होता है। और यहाँ पर इफ यू डू वर्क हार्ड बोल, इफ यू डू हार्ड वर्क बोल रहा है, तो कड़ी मेहनत की बात कर रहा है, तो इसके साथ हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, तो यहाँ पे डिजायर्ड एकदम करेक्ट हो जाएगा। बैड रिजल्ट मतलब खराब परिणाम, रिक्वायर्ड रिजल्ट यानी कि आवश्यक परिणाम, तो ये यहाँ पर ठीक नहीं बैठता। गुड रिजल्ट यानी कि अच्छे परिणाम, लेकिन सबसे बढ़िया यहाँ पे डिजायर्ड रिजल्ट है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। प्लैनेट्स आर इन आवर सोलर सिस्टम क्लोज एंड बिग फॉर देम टू ट्विंकल। तो यहाँ पर तुम्हारा पहले तो एक हेल्पिंग वर्ब यूज करना चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब हम आर यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लैनेट्स है तो इज नहीं यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। और क्वाइट क्लोज नहीं बोलेंगे, क्वाइट क्लोज मतलब होगा कि जितने होने चाहिए उतने हैं, लेकिन यहाँ पर वो बहुत ज्यादा क्लोज है और बहुत बड़े हैं, इस वजह से वो टिमटिमाते नहीं है। जैसे स्टार्स के यहाँ वो बहुत दूर है, तो बड़े भी हैं लेकिन दूर है, इस वजह से वो टिमटिमाते हैं। लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं वो टू क्लोज एंड बिग है, यानी बहुत नजदीक और बड़े हैं, जिस वजह से वो टिमटिमाते नहीं है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। ब्रेड एंड बटर, तो ब्रेड एंड बटर होता है कि जो किसी इंसान की जो लाइवलीहुड होती है, उसकी जो आजीविका होती है, उसकी कमाई का मुख्य स्रोत को हम ब्रेड एंड बटर कहते हैं। इसका तुम्हारा हो जाएगा एन एक्टिविटी यू डू टू गेट मनी फॉर बेसिक नीड्स। तो तुम्हारी बेसिक नीड्स के लिए जो तुम काम करते हो, जैसे जिससे तुम्हारा रोटी कपड़ा मकान ये सब जरूरतें पूरा होती है, उसी को हम ब्रेड एंड बटर बोलते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। स्केप्टिक, तो स्केप्टिक वो होता है जो हमेशा संदेह करता हो, संशयवादी, जो किसी भी चीज पर जो है जल्दी विश्वास ना करता हो, संदेह करता हो। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा बिलीवर। बिलीवर वो होता है जो विश्वास करता है किसी बात पर, जैसे विचार हो गया या किसी धर्म वाला बात हो गया, तो उस पर जो बिलीव करता है उसको बिलीवर कहते हैं। अथिस्ट होता है नास्तिक, जो भगवान को ना मानता है। केयरफुल यानी सावधान, और इनफिडल का मतलब काफिर। जैसे कि हमारा जो भारत का मिडल पीरियड का टाइम है, उस समय जो मुस्लिम आए थे वो हिंदुओं को काफिर कहते थे, तो उसके लिए इनफिडल यूज किया जाता है। Select the most appropriate option to fill in the blank. The bride had a big villa in comparison to the bridegroom's blank house. तो क्या बोल रहा है कि ब्राइड के पास जो है, जो दुल्हन के पास है, वो कंपैरिजन की तुलना में ब्राइड ग्रूम से बड़ा विला है।
तो अगर इसके पास बड़ा है तो ब्राइड ग्रूम के पास कैसा होगा, तो छोटा होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ पे स्मॉल हो जाएगा। इसके अलावा डिस्टिंक्ट का मतलब होता है उससे अलग, तो ये यहाँ पे सेंस नहीं दे रहा है। डिफरेंट का मतलब भी होता है अलग, और लार्ज मतलब होता है बड़ा। तो अगर इसके पास ही बड़ा होगा उसके पास ही बड़ा होगा, तो ये कंपैरिजन किस तरह का किया वो जब बोल रहा है कि उससे बड़ा, इस मीन दैट इसका छोटा होगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कोनोटेशन टू फिल इन द ब्लैंक। राजू इज सच अ ब्लैंक ऑलवेज प्राइंग इनटू अदर पीपल्स बिजनेस। तो जो हमेशा दूसरों के काम में ताक झाक करता हो, दूसरों के काम में टांग अड़ाता हो, उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम इनमें से कह सकते हैं नोजी, जो दूसरे के काम में ना कराए अपनी, यानी बहुत ज्यादा दूसरे के निजी मामलों में दखल दे। चीखी का मतलब होता है गुस्ताख, बदतमीज। स्टिंगी का मतलब कंजूस, जो पैसा कम खर्च करे। पर्की का मतलब होता है फुर्तीला, और इसको हम ऊर्जावान या हंसमुख के सेंस में भी यूज करते हैं। Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. He asked his father when would come the next letter. तो देखो ये तुम्हारा डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदल के लिखा गया है। यहाँ पर WH वर्ड ठीक यूज किया गया है कि यहाँ पर इफ वगैरह या फिर वेदर वगैरह की जरूरत नहीं है, यहाँ पर WH यूज किया गया है। अब इसके बाद जो है हम हमेशा असर्टिव में लिखते हैं स्टेटमेंट को, हम क्वेश्चन में नहीं लिखते, असर्टिव में लिखते हैं। तो हो जाएगा when the next letter would come। तो तुम इसे बी से सब्सटीट्यूट कर दोगे तब जाके सही होगा। Select the most appropriate option that can substitute the underlined words in the given sentence. Although I have a lot of work to do, I am determined to finish it all by the end of the day so that I can enjoy my weekend not having any imminent due dates. तो not having any imminent due dates मतलब हो गया कि कोई तुम्हारा इस तरह का ड्यू डेट ना हो कि तुम्हें जल्दबाजी में वापस आना पड़े किसी काम को लेकर, मतलब नजदीक में तुम्हारा कोई काम ना हो। तो इसको हम सब्सटीट्यूट करना है तो हम कह सकते हैं विदाउट एनी लूमिंग डेडलाइंस, यानी तुम्हारे पास कोई ऐसी डेडलाइन नहीं हो, कोई ऐसी समय सीमा ना हो जो तुम पर प्रेशर बनाए, इसलिए विदाउट एनी लूमिंग डेडलाइन यूज करेंगे। Select the most appropriate option that can substitute the underlined word in the given sentence. The professor did an objective evaluation. तो ऑब्जेक्टिव मतलब होता है एकदम वस्तुनिष्ठ, यानी किसी भी तरह का उस पर मतलब अपने विचारों से वो प्रभावित नहीं होता है, किसी भी तरह का बायसनेस उसमें नहीं होता है, निष्पक्ष कह सकते हो। इसके लिए हम यूज करेंगे अनबायस्ड। अनबायस्ड का मतलब जो होता है निष्पक्ष, यानी पूर्वाग्रह रहित, किसी से भी पक्षपात नहीं होता है वो। अनजस्ट का मतलब हुआ अन्यायपूर्ण। प्रेजुडाइज्ड मतलब हो गया पक्षपाती, पूर्वाग्रही, और अनफेयर का मतलब हुआ अनुचित। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन द एंटोनिम ऑफ द वर्ड इग्नोर। इग्नोर मतलब होता है अनदेखा करना, यानी ध्यान ना देना। क्या हो जाएगा इसका, एंटोनिम पूछ रहा है तो इसका एंटोनिम किस सेंटेंस में ये ढूंढना है। चलो सब देखते हैं। टू कीप अ टाइडी किचन डू नॉट नेग्लेक्ट वॉशिंग योर डिशेज। तो निग्लेक्ट मतलब होता है कि उस चीज को उपेक्षा ना करे, उसको अनदेखा ना करे, तो इसलिए ये तो तुम्हारा इसका सिनोनिम हो गया इग्नोर का। नेक्स्ट है अवॉइड फूड्स विच मेक यू सिक, यानी जो फूड्स तुमको सिक करे यानी कि तुम्हें बीमार करे उससे दूर रहो। तो उससे दूर रहो या उससे बचना चाहिए, तो अवॉइड भी जो है इग्नोर का एक तरह से सिनोनिम ही हो गया। दूसरा देखते हैं, रितिका रिकॉग्नाइज्ड कविता इन द गैदरिंग। अब देखो रिकॉग्नाइज्ड यूज किया गया यानी उसको पहचाना, तो इग्नोर का उल्टा यहाँ पे हो जाएगा पहचाना, क्योंकि रितिका ने उसको इग्नोर नहीं किया, उसको पहचाना उस गैदरिंग में भी। यही तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, इसमें इसका एंटोनिम यूज किया गया है। ही डिड नॉट सक्सीड इन गेनिंग कस्टडी ऑफ हिज डॉटर। तो वो सक्सीड नहीं हुआ अपने डॉटर के कस्टडी जीतने में। तो सक्सीड यहाँ पर शायद यहाँ पर इग्नोर का एंटोनिम के रूप में सक्सेस को यूज किया जा रहा है, लेकिन ये एकदम पूरी तरह से गलत है। सक्सेस मतलब सफल होना होता है, इसका कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। Select the most appropriate idiomatic expression that can substitute the underlined segment in the given sentence. Last year, art critics praised Animesh as if he were a master, but he turned out to be a pleasure for a short time. तो pleasure for a short time को तुमको idiomatic expression में बताना है। इसमें से तुम बोल सकते हो a 9 days wonder, यानी 4 दिन की चांदनी, जो कि थोड़ा देर के लिए ही तुम्हारा एक अच्छा प्लेजर था, उसके बाद फिर वो खत्म हो गया। यानी थोड़ा देर के लिए तुमको वो प्रभावशाली लगे, रोमांचक लगे, और फिर वो जल्दी अपनी चमक खो दे। अब बुल इन द चाइना शॉप मतलब होता है एक अनाड़ी आदमी, एक असावधान व्यक्ति जो कि किसी चीजों को बिगाड़ देता हो, उसके लिए हम यूज करते हैं अबुल इन द चाइना शॉप। अ हाउस ऑफ कार्ड्स, इसका मतलब होता है एक ऐसी योजना जो कि बहुत कमजोर हो और आसानी से ढह जाए। जैसे हाउस ऑफ कार्ड्स बनाते हैं ना हम लोग, जो कार्ड्स होते हैं ताश के पत्ते, उससे पिरामिड बनाते हैं, तो वो क्या होता है बहुत कमजोर होता है, वो आसानी से ढह जाता है, उसी के लिए यूज किया जाता है। अ डिश फिट फॉर गॉड्स, तो डिश फिट फॉर गॉड्स मतलब होता है बहुत स्वादिष्ट शानदार भोजन। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एक्यूरेट सही लिखा हुआ है मतलब सटीक। मेंटेन की स्पेलिंग होती है MAINTAIN, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ एन से पहले एक आई आना चाहिए। फिर एक्सेलेंस सही लिखा हुआ है मतलब उत्कृष्टता। एक्वेरियम जहां मछली रखते हैं ये भी सही लिखा हुआ है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड एंड सेलेक्ट इट्स करेक्ट स्पेलिंग। इट इज हिज प्रिविलेज टू प्रेजेंट ऑल द कैंडिडेट्स फॉर ऑर्डिनेशन टू द बाइशॉप ऑफ द डियोसिस।
तो देखो यहाँ पे प्रिविलेज गलत लिखा हुआ है। प्रिविलेज की स्पेलिंग होती है PREVILEG। प्रिविलेज का मतलब विशेषाधिकार, तो प्रिविलेज की स्पेलिंग ये हो जाएगी। Select the most appropriate antonym of the word given in brackets to fill in the blank. Her voice soft and shrill flowed effortlessly through the room. तो shrill का मतलब होता है बहुत ही चुभने वाला आवाज, बहुत ही तीखा आवाज। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा बहुत ही मुलायम टाइप का मधुर आवाज। तो इसको मेलो बोल सकते हैं। मेलो का मतलब एकदम सुरीला आवाज, एकदम मधुर। तो इसके लिए हम मेलो यूज करेंगे। क्रोकी का मतलब होता है एकदम खुरदुरी ध्वनि। नेजल नेजल का मतलब होता है जो नाक से थोड़ा, नाक नकिया के नहीं बोलता है, ये नाक से जो गुंजता हुआ ध्वनि आता है वो वाला। पियर्सिंग का मतलब होता है भेदने वाली, मतलब बहुत तेज और तीखी। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। एज अ पनिशमेंट फॉर हिज बिट्रेयल टू हिज कंट्री, द स्पाई हु सोल्ड सीक्रेट्स वाज सेंट टू प्रिजन। तो बिट्रेयल मतलब होता है उसकी गद्दारी, उसका विश्वासघात। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा लॉयल्टी। लॉयल्टी यानी उसकी निष्ठा, उसकी वफादारी। पेरिलियस मतलब होता है खतरनाक। इनफिडिलिटी का मतलब होता है बेवफाई। और नेस्टी का मतलब होता है घिनौना यानी गंदा। तो इस तरह से ये खत्म हुआ। जो भी आपका स्कोर था उसे कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।